दोस्तों नमस्कार। आप सभी के हमारे इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम हर रोज़ एक शाम को कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से देश की जो राजनीतिक जो घटना घटती हैं उसको लेके हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए जीएस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद राहुल। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी अब अपना सीएम बना लेगी। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को लेके अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 23 तारीख को रिजल्ट आ जाना और आज 3 तारीख हो गई। अब सोचिए, और अभी तक बीजेपी अपना जो चेहरा है वो ही नहीं बता पाई है। सबको पता है बीजेपी का सीएम होगा, सबको पता है कि किसको क्या डिपार्टमेंट दिए जाने हैं, सबको पता है कि 5 तारीख को जो है वो शपथ विधि होगी, लेकिन दूल्हा कौन होगा उसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट चेहरा निकल के नहीं आ रहा है। देखिए, 5-7 नाम जो चर्चा में हैं वो सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस सबसे नंबर 1 पर हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण चेहरा हैं, सवर्ण चेहरा है, आरएसएस के प्रिय पात्र हैं, लेकिन दिल्ली के प्रिय पात्र नहीं है, वो इसका एक माइनस पॉइंट है। चंद्रशेखर बावनकुले हैं, ओबीसी नेता हैं, हो सकता है उनका नंबर भी आ सके। जो कहते हैं विनोद तावड़े साहब हैं, उनके साथ तो कांड हो गया, पता ही है, वो क्या करेंगे वो एक बड़ी बात है। उसके साथ में कहते हैं कि पुणे के एक्स मेयर जो भी केंद्र में मंत्री भी हैं, जो मोहल साहब, जो कहते हैं वो हो सकते हैं। और एक जो है नाम, महिला नाम आ रहा है, उनका नाम है मेघना वाडेकर, जो है वो हो सकती हैं। सवाल ये है कि बीजेपी इस पसोपेश में है कि अगर इस तरह का एक नाम दिया जाए जो दिल्ली, जो मुंबई तो संभाले, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उनका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ भी उसका कनेक्शन हो। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा नक्की हो गया हो कि भाई महाराष्ट्र जो है अगर सीएम होता है वो दिल्ली का मनपसंद का होगा, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कहीं आरएसएस का मनपसंद का हो। ऐसा तो कहीं नहीं होने वाला है। ये भी एक चर्चा तो हो ही सकती है ना सर। एक चीज़ में और भी सर, आपने जिस तरह से सर इतना समय से आप कवर कर रहे हैं सर, लेकिन सर 2014 के बाद से ये भी आपने देखा होगा कि जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हों या पत्रकार हों, जिस तरह से जो नाम चलाए जाते हैं बीजेपी के अंदर, वो बिल्कुल सर नहीं होते। जिस तरह से सर आपने 5-6 नाम गिनवाए, लेकिन क्या उन सर ये चलवाए जा रहे हैं कि क्या है? 100% सही बात है। मैंने तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में भी काम करते देखा है जी। जब किसी से पूछो कि सर क्या आपका नाम है क्या, तो अरे यार नाम मत चला देना, हो सकता है हितैषी हो, नाम अगर तुम्हारा हितैषी है तो नाम मत चला देना, ताकि नाम चल जाएगा। लेकिन आप संकेत के माध्यम से देखिए, पॉलिटिकल लोग या पत्रकार लोग क्या देखते हैं, पॉलिटिकल संकेत पकड़ते हैं, छोटे छोटे पॉलिटिकल संकेत, जिसके माध्यम से वो अपने न्यूज क्रिएट करते हैं। देखिए, ये सब नाम क्यों है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, ये सब चर्चा करने का मौका कौन दे रहा है? अगर 23 तारीख को ही ये बन गए होते, कोई जिसको भी बना देना था, काले चोर को बना देना था, सीआर पाटिल को ही बना देते, आप गुजरात से ले जाके सीआर अदानी को ही बना देते, चलो गुजरात महाराष्ट्र का सीएम, तो ये चर्चा होने की संभावना थी? नहीं थी। 10 दिन निकल जाना बीजेपी के, देखो पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, तोड़ जोड़ में ये सब हुआ है, लेकिन इतनी मेजोरिटी होने के बाद सबको पता है बीजेपी होगी, लेकिन बावजूद अगर ये सब हो तो आप क्या मान के चलोगे कितने लाचार हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि वो नहीं बना पा रहे हैं, संघ के आगे झुके हैं। और एक सूत्रों का कहना यह है कि अभी तक इस बारे में संघ से कोई बात नहीं हुई है। संघ नाराज भी है कि हमसे कोई न तो बात मशवरा किया जा रहा है, जबकि अब हरियाणा हमने जिताया, महाराष्ट्र हमने जिताया, हम आगे नहीं आए होते तो स्थिति खराब थी। सर इसी में मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने सर देखा होगा राजस्थान का वाकया, जो वहाँ की जो वसुंधरा राजे थी, जो उनको पर्ची दी जाती है और उस पर्ची में जो नाम निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो जो वीडियो आपने देखा होगा शॉकिंग हुई थी। अब जिस तरह से विजय रूपाणी को भेजा गया है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीता निर्मला, उनको भी भेजा गया है, तो क्या उस पर्ची में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम दे दिया गया है या अभी भी कहीं ना कहीं संचय लगा हुआ है? सर देखो,
आपको सोचना पड़ेगा कि विजय रूपाणी की ही पसंदगी क्यों की गई कि वो वहां जाएं। दो अमित शाह के वो नजदीक हैं। और आप भूतकाल देखिए ना, कैसे आनंदीबेन पटेल को हटाकर उनको यहाँ पर उनकी ताजपोशी हुई थी, और कैसे ही रातों रात वो चले भी गए। मतलब दिल्ली की मेहरबानी उन पर हुई, और बाद में दिल्ली ने अपनी मेहरबानी हटा ली, छत्रछाया हटा ली, तो भाई भूपेंद्र भाई आ गए। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा कि विजय भाई जाके वो चिट्ठी किसके हाथ में देते हैं। खुद तो खोलेंगे नहीं, हो सकता है खुद भी खोल दें कि भैया देखो ये नाम है या ये नाम बताया गया है, या हो सकता है कि उनको एक से ज्यादा पर्चियां दी गई हो, चिट्ठियां दी गई हो कि भैया वहां आप जाओ, तब तो हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, हो सकता है कि नए समीकरण आ जाए, हो सकता है आरएसएस कुछ दबाव डाल दे, हो सकता है कि जो लोकल समीकरण वो बदल जाए। तो जब ऐसी स्थिति हो तो चिट्ठी नंबर ए, ऐसी स्थिति हो तो चिट्ठी नंबर बी, ऐसी स्थिति हो तो चिट्ठी नंबर सी। अब देखो ये बात तो हकीकत है कि वहां से आपको चिट्ठी दिया ही जाएगा और आपको बता देना है, जाके हॉल में मीटिंग होगी। और मैंने ये चीज सुनी और देखी है। यही सब चीजें जब इंदिरा गांधी थी तब कांग्रेस में हुआ करती थी, ऊपर से नाम आता था, आपको पढ़ देना है, बात खत्म। अब ये सब चीजें दिल्ली से होती है, पहले भी दिल्ली करती थी, लेकिन वहां दूसरे हुक्मरान को खाली दिखाया जाता है कि कि भाई बैठक हुई है, हाँ बैठक हुई है, और विधायक दल का जो नेता निर्णय होता है वो तो दिल्ली से ही होता है। बिल्कुल, विधायक दल का जो नेता सर, है। इसी में इंक्लूडिंग करूंगा सर, जैसे रूमर्स भी फैलते हैं कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस में अच्छा नहीं है, अंदरूनी ऐसा रूमर्स फैलते हैं। अब उसमें कितना सत्य है अभी मालूम नहीं। अगर देवेंद्र फडणवीस का नहीं, अगर सीएम का नाम उनका अगर चेहरा आगे करते हैं तो फिर सर बीएमसी का भी सर चुनाव है, इससे फिर आप किस तरह से देखिए, जो आपने बात काटी मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। हाँ, सवाल ये है कि मैंने जैसे कहा कि विजय रूपाणी वहां जाएंगे, तो विजय रूपाणी वहां जाकर क्या करेंगे, या निर्मला सीतारमण जी जाएंगे, तो देश की हमारी वित्त मंत्री हैं, हालांकि भले फाइनेंस नहीं संभल रहा है उनसे, हालत खराब है सब जगह पर, और अदानी को लेकर घिरे हुए हैं, लेकिन वहां जाकर वो क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, उनको कुछ करना भी नहीं है। जाके अगर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के हाथ में चिट्ठी दिया तो ये मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस नहीं है, ये समझ लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे ना, देखिएगा ये जो आपने वसुंधरा राजे वाला आपने देखा होगा, तो वसुंधरा राजे, ओम माथुर और जितने बहुत सारे लोग बैठे थे, राजनाथ सिंह ने सबसे चिट्ठी जाके दिखाई, किसको? धीरे से, आपको पता है ना, दिखाई, और वसुंधरा राजे का मुंह खुला के खुला रह गया, कह रहे ये आदमी। तो हो सकता है कि जिसको वो पहले चिट्ठी दिखाएं, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस हो सकता है चंद्रशेखर बावनकुले हो सकता है और कोई सीनियर नेता हो। भाई घोषणा तो उन्हीं से करवानी है, या तो फिर सर कोई ऐसा चेहरा हो जो दूर दूर तक सर किसी ने सोचा ना हो। अब जो आपने सवाल पूछा कि बीएमसी, और ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी राजनीति में कोई भी निर्णय बहुत छोटे स्तर के लिए भी लिए जाते हैं और बहुत दूरी तक के लिए भी लिए जाते हैं। देखिए, शिवसेना को तोड़ना, ये बीजेपी का दूर वाला स्ट्रेटेजी था कि शिवसेना को तोड़ेंगे। अभी हिंदुत्व पार्टी वाली वो है, अगर बीजेपी आती है तो हिंदुत्व का चेहरा वो होगी और जीतेगी। और आज शिवसेना देखो, लगभग उन्होंने जो भी किया हो, साम दाम दंड जो भी किया उसके हिसाब से उसने शिवसेना को, और जो एक धाक हुआ करती थी बाला साहब ठाकरे और उसके परिवार की, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब उसकी साख जो है वो बीएमसी चुनाव के साथ है। सरकार बनेगी तो तात्कालिक आपको 3-4 महीने में, हो सकता है दूसरे महीने ही बीएमसी को चुनाव कराने पड़े। उसमें असली परीक्षा होगी कि क्या अभी भी बाला साहेब ठाकरे को चाहने वाले लोग जो हैं वो शिवसेना को पसंद करते हैं, उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं, या फिर वो फिर से एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहेंगे। वो अस्तित्व का सवाल है। अधिकारी खुद भी वहां यही चाहते हैं, जो सोर्स कहते हैं कि अब एकनाथ शिंदे अगर सीएम रहते हैं या एकनाथ शिंदे सत्ता में बने रहते हैं तो उसका फायदा जो उनको मिलता है उसकी कार्य पद्धति से वो वाकिफ है, और अधिकारी भी वही रहने वाले हैं, बदलेंगे नहीं। अधिकारी अगर कोई दूसरा आता है, यानी सीएम अगर कोई दूसरा आता है, तब मान के चलिए अधिकारी भी बदले जाएंगे और पदाधिकारी भी बदले जाएंगे। लंबे देखो, आगामी दिवसों में फिर आपको वहाँ लोकल बॉडीज के भी चुनाव हैं, दूसरे चुनाव भी हैं, विधान परिषद भी है। तो आपको खाली एक चीज नहीं देखनी है, आपको मल्टीपल रिप्लिकेशन देखने हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसा बंदा दे दें जिससे बाकी 2 पहिए दें, वो पहिए ही ना चले, बहुत हैवी वेट पहिए हों, क्या उनको चला पाएंगे क्या? मतलब माना जा रहा है कि अभी तक माना जा रहा है कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे और 1 सीएम होगा। तो ऐसा तो नहीं कि उनके अवेजी में वो दब जाए।
या कोई ऐसा व्यक्ति तो ना आ जाए कि वो दोनों को दबाने का प्रयत्न करे और तीनों में फिर से एक दूसरे से इन फाइटिंग हो, जैसे इसके पहले भी हो चुका है सब चीज़ों में। तो ये सब रिप्लिकेशन जो है देख के राहुल भाई, ये लोगों को ध्यान रखना है उनको। और बीजेपी ये सब में माहिर है, क्योंकि बीजेपी के पीछे दिमाग जो है आरएसएस का है। उसको पता है कि अब इस बार जो है महाराष्ट्र को, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका यूपी और अब महाराष्ट्र को उनको लेबोरेटरी अपनी हिंदुत्व की बनानी है। उसके लिए उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी भी बात माने, प्रशासनिक तौर पर उनकी मदद करे और साथ में पुलिस से लेकर सब कुछ आरएसएस के कब्जे में हो, आरएसएस के साथ हो, या उनकी बातें या उनके एजेंडे को प्रशासन आगे बढ़ाए, इसको लेकर सब कुछ देखना। और इसीलिए जो ये बैठक होने वाली है कल, वो इंपॉर्टेंट होगी। चेहरा कौन होगा, भले आपको मजाक लगे, भले कुछ भी हो, भले विजय रूपाणी की साख बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ उनकी हिंदी को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, उनको पंजाब भेजा गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सवाल यही है कि वो विश्वास पात्र हैं हाईकमांड के और वही चिट्ठी डिलीवर करने वाले हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि आज शाम या कल तक दूल्हे का नाम आ जाएगा? और कल ही आएगा, देखो कल ही आएगा, क्योंकि कल बैठक है। कयास आपको लगाना है, जैसे आपने कहा कि जितना आप डिले करेंगे, पॉलिटिकल पत्रकार हैं, दूसरे लोग हैं, मन में शंका कुशंका होगी। जितना डिले करेंगे उतने नाम और ज्यादा तैरेंगे हवा में। और फूफा का सर क्या रोल रहने वाला है? देखिए, फूफा के बारे में जो आपने बात करा, उसमें भी 3-4 थियरी भी महाराष्ट्र में चल रही है। सुबह ही मैं देख रहा था, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, 1-2 लोगों से बात भी मैंने किया। उन्होंने कहा कि देखो 2-3 थियरी चल रही है। एक थियरी तो ये कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं और कुछ भी नानुकुर न करें, जो दिया जाए वो लेके बैठ जाएं। दूसरी थियरी ये है कि जो उन्होंने 9 विभाग मांगे हैं गृह विभाग के अलावा, हो सकता है गृह छोड़ के बाकी चीजें दी जाएं। तीसरी जो बात है कि तीसरी हो सकता है कि उनको विपक्ष का नेता बनाने के लिए प्रोवोक किया जाए कि भैया विपक्ष का नेता बन जाओ, जिससे सत्ता पक्ष भी हमारी हो। ये सब र्यूमर्स हैं। देखो, अभी मैं बात बता रहा हूँ, ये सब थियरी चल रही है अलग अलग तरीके से कि ऐसा भी हो सकता है कि वो नाराज हो, उनकी बात न मानी जाए और वो विपक्ष के नेता बन जाए, लेकिन पीछे से बी टीम हो सकता है कि इन्हीं को खाली बुला लिया जाए, क्या कहते हैं, अजीत पवार को, और उनके साथ सेटिंग करके। भाई जरूरत नहीं है अब एकनाथ शिंदे की, आप देखो। लेकिन बीजेपी एक मैसेज नहीं देना चाहती है ये कि देखो हम यूज एंड थ्रू हम करते हैं, जिसका उस पर बार बार आरोप लगता है, ये नहीं करना चाहती, इसलिए वो साथ में रखना चाहती। इसलिए इतना डीले उनका जो फूफा जी का जो नानुकुर है वो उनको स्वीकार कर रही है भैया। लेकिन ये तो आगामी दिवसों में जब मराठा, क्योंकि मराठा है वो, मराठा आंदोलन भी आगामी दिवसों में आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है और उग्र भी हो जाए मराठा आंदोलन। तो ये सब चीजों को देखकर उनको अभी तक वो नाराज रखना चाहती नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं होगा तो क्या, या हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 में जैसे हुआ था, ये 5 तारीख की तैयारी है, एक नाम घोषित हो गया, सीएम ने अपने हिसाब से ले लिया पद, सीएम ने शपथ ले ली, सरकार चालू। इसके बाद डिप्टी सीएम पद के पास कौन सा विभाग होगा, क्योंकि 2014 में ऐसे हुआ था। 2014 में जब जीते तो विभागों को लेकर लड़ाई हो गई, और जब विभागों को लेकर लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा भैया पहले सीएम को शपथ दिला दो, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं विश्वास मत की बात आई, तो इसने विश्वास मत में खड़े ही नहीं किया, इनका बाइकआउट कर दिया, मतलब हट गए वहां से। हुआ ये कि उस समय बीजेपी को किसने बचाया, तो शरद पवार ने बचाया था बीजेपी को। वो जाके उसने समझो बचाया, और फिर जाके क्या कहते हैं, ये सब मिल के सब कुछ हुआ। मतलब फिर उद्धव ठाकरे आए और साथ में सब मिला, और बाद में विभागों का जो वर्गीकरण हुआ और सब कुछ बाद में हुआ। हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा हो, भैया आप आ नहीं रहे हो, हम अभी सीएम पद दिला दे रहे हैं, फिर आप आइएगा, अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है फूफा जी वाकई नाराज हो जाएं और बोलें कि भैया अब हम मूल शिवसेना के साथ जाके मिल सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ये अकेले उनसे नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इसके लिए उनको जो छोटे फूफा जी हैं उनको भी मनाना पड़ेगा कि भैया उनके साथ मत जाओ, आपकी आओ भगत हो रही है, लेकिन मैं बड़ा फूफा हूं, मुझे अगर आप नहीं, मेरी गिनती नहीं है तो कल आपकी गिनती भी नहीं होगी। अजीत दादा पवार और ये लोग अगर एक साथ मिलकर इकट्ठा निकलते हैं, और इसलिए देखो कल उनको वहां बुलाया गया था, उनको समझाया गया और भैया हम आपको क्या देंगे, एश्योरेंस किया गया। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर निकलते हैं तब जाके बीजेपी की घेटी जो है फंस सकती है। अभी भी संभावना है। देखो, जब तक राजनीति कहते हैं कि हमेशा संभावना का खेल है, जब तक
मैच खत्म ना हो जाए, जब तक शपथ विधि ना हो जाए, तब तक आप जो है ये कह नहीं सकते हैं कि ये नहीं होगा। ये गुगली बॉल जैसा है, जब तक गिर के निकल ना जाए तब तक बॉल किस तरफ स्विंग होगा, इस तरफ होगा कि इस राइट होगा कि लेफ्ट होगा कि मिडल स्टंप को उड़ाएगा, आप कह सकते नहीं है। राजनीति भी उसी तरह का है। और हमने महाराष्ट्र में देखा है कि सुबह 5 बजे 6 बजे किस तरह से शपथ विधि हुई है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इलीगल सरकार है, फिर भी उसने अपना टर्म पूरा किया। अब सबको पता है, मतलब राजनीति, मैंने कहा ना, सब कुछ पॉसिबल है। और अभी अलग अलग प्रकार की थियरी जो है चल रही है, और कल तक लेकिन सब कुछ जो मामला है, जो ये बादल हैं संभावनाओं के, वो चटते हुए आपको दिखेंगे। अनिल जी, मोहन भागवत ने 3 बच्चों को बयान जो उनका आया है, उसमें क्या लग रहा है कि बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया इस बयान को देखे? देखिए, कल जब निवेदन दे रहे थे मोहन भागवत, बड़े ही सज्जन आदमी है बेचारे, बहुत भोले आदमी है वो। उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है, आपको बताऊं, आरएसएस का, जो हमेशा यही रिसर्च करता रहता है कि कहाँ मुस्लिमों की बस्ती बढ़ी। और ये सन 1910 1911-12 की बात कर रहा हूँ, तब से ये थियरी इनकी चल रही है कि हिंदू रेस डाइंग, या इस तरह से रेस डाइंग, या इस तरह से पुस्तकें लिखी गई जो इसमें बताया गया है कि हिंदू किस तरह खतरे में आ रहा है, किस तरह इस्लाम बढ़ रहा है। सर 100 साल इससे ज़्यादा इस समय हो गया जब पहली बुक लिखी गई थी, आपको बताऊं। क्या हिंदू खतरे में आया? नहीं, स्वाभाविक है। ये थियरी हमेशा ये लोग चलाते हैं, और जो इनका निवेदन है वो इसी को लेकर है, राहुल, पहले कि आप जब भी आप बात करते हैं कि अब ज़्यादा बच्चा पैदा करिए, तो आपको दिमाग में आता है हम क्यों ज़्यादा बच्चा पैदा करें, तो जवाब मिलता है क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। यही होता है ना, 4 शादियाँ करते हैं, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, एक सामान्य। लेकिन आप जाके देखिए, आज मुस्लिमों में जाके देखिए हाल ही में एक सर्वे आया था, उस सर्वे में स्पष्टता क्यों कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों करते हैं? कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब होते हैं, इनको लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चा पैदा होंगे, जितने ज़्यादा हाथ उतनी ज़्यादा कमाई। अभी दलितों में भी ये आया था कि भाई वो भी ज़्यादा बच्चा पैदा कर, उनको लगता है भाई कमाई कम हो रही है, तो जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा कमाई होगी, घर चलेगा। ये परसेप्शन से सब कुछ होता है, लेकिन इसको ये लोग ने नेगेटिव परसेप्शन बदल दिया। अब देखो, जो सवाल आपने पूछा कि ये क्या बीजेपी को ही भारी पड़ सकता है या मोदी को या शाह को भारी पड़ सकता है, तो स्वाभाविक है, हाँ पड़ सकता है। देखिए, अमित शाह तो नहीं, लेकिन जय शाह पर जवाबदारी है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें वो। अभी तो एक लड़की है खाली उनकी, जय शाह की, समझे ना, वो 3 बच्चा पैदा करें वो। सर नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ। अब जवाबदारी नरेंद्र मोदी की है कि भैया वो अपने लोगों को कहें कि भैया 3 बच्चा पैदा करिए। समझो, गिरिराज सिंह कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कायदा आएगा, योगी जी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कायदा आएगा, जितने बीजेपी के चंटू बंटू बहुत सारे नेता हैं इसी लिए कहते हैं, ताकि आप मैसेज देना चाहें लघुमतियों को, भाई कायदा आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कायदा आएगा। ये तो कहते हैं स्टालिन, आप जो तेलंगाना, वो भी कहते हैं कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्यों कहते हैं? उनको डर इस बात का है कि कल अगर विस्तरण सीमांकन होता है तो जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें ज्यादा होंगी, जहां जनसंख्या कम है, खास करके दक्षिण के राज्य जिन्होंने बिलो 2 बच्चों के एवरेज जो है उसको नियम लगाए, हालांकि गुजरात में भी नियम है 2 बच्चों से ज्यादा होगा आपका तो आप स्थानिक स्वराज की चुटनी है, यानी कि मैं इसी में जोड़ रहा था, वो अब नहीं लड़ सकते हो यहाँ पर, उसमें फिर सुधार करना पड़ेगा ना। हाँ, सर करना पड़ेगा आपको। और इसी तरह से वहां पर भी वो लोग ने तो वो बोलेंगे भैया हमने क्या गलती की, पिछले 10 15 20 साल से हम ये अभियान चला रहे हैं कि वस्ती नियंत्रण हो, इसलिए हमने अलग अलग कायदे बनाए, और आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जब नियंत्रण होगा, देखिए एक बात निश्चित, एक बात इस पूरे भाषण में एक बात उन्होंने सही कही मोहन भागवत ने कि भैया 2% से अगर कम हमारी ग्रोथ रेट होती है बच्चा पैदा करने की, तो हमारा देश बूढ़ों का देश होगा, यंग कम होंगे। ये उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो उनकी बात सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आपके पास दूसरे रास्ते हैं। ये मतलब नहीं कि लोग 4-4 बच्चे पैदा करें, 7-7 बच्चे पैदा करें, 3-3 बच्चे पैदा करें। सवाल ये है कि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब है, आप देखिए अभी जीडीपी की हालत जो रिपोर्ट है वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है सर। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। कहां से करेंगे? या तो फिर आरएसएस उसके लिए अलग से फंड मुहैया कराए, या सरकार को कहे कि भैया 3 बच्चे पालने के लिए आप फ्री में बच्चों को पढ़ाइए, उनको खाना मुफ्त, या तो कोई नई योजना चालू करें। भैया यही सब बात है ना। लेकिन ये सब ये करते नहीं है, खाली बेवकूफ बनाना, मात्र एक कम्युनिटी को टारगेट करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। और मैंने आपको बताया ना कि
पिछला ही रिपोर्ट है, आप देखिए देश कहाँ से कहाँ गया है। कर्ज की अगर हम बात करें तो जब पिछले 70-72 साल में हमारा देश खाली 55-60 लाख करोड़ हमारे पास था, आज हमारे पास 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है सर। उतने हजार का था, आज करोड़ में कर्ज हो गया है। तो आप जब उधार लेके जी रहे हैं, अब 5 किलो अनाज पर लोगों को निर्भर कर दिया है आपने। 80 करोड़ लोग, आप खुद का दावा है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें। कैसे करेंगे बच्चे पैदा, कैसे पालेंगे? क्या नागपुर छोड़ के आ जाएं 2 बच्चों को पैदा करके लोग? मैं खुद सब सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मोहन भागवत जी मिले तो उनको पूछूंगा, सर कैसे करूं? चलो, मैं खुद एक पत्रकार हूं, मध्यम वर्गीय पत्रकार हूं, जो कोई दूसरे पत्रकारों की तरफ ने कोई वो करते नहीं है, करप्शन नहीं करते हैं या कुछ लाइजनिंग का काम नहीं करते हैं, अच्छी भाषा में बोलें तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा निश्चित तौर में? चलो 3 बच्चे हैं मेरे, तो एक लड़का एक लड़की है, तीसरा बच्चा अगर मैं पैदा करता हूं तो उसको लालन पालन की जवाबदारी कैसे? हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भगवान देख लेगा, समझो, या ये तो नहीं कह सकते भागवत देख लेगा, या ये तो नहीं कह सकते कि मोदी देख लेगा। भैया हम ही को पालना है, हमको पता है आवक कम हो रही है, हमको पता है महंगाई बढ़ रही है, हमको पता है स्कूल की फीस हर साल बढ़ जाती है। लेकिन देखो, ये तो मोहन भागवत को ये बात की पता नहीं होगी, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत सारे, मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखिए। पहले तो आप देखो, ओवैसी ने बहुत अच्छा कहा, जब जैसे उनका बयान है, उसने कहा पहले तो आप अपने आरएसएस वालों को कहो बच्चा पैदा करें, छूट दो उनको, और शादी भी करें। शादी मतलब वही छूट दो उनको, बच्चा कैसा पैदा करेंगे? शादी भी तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब कर सकते हैं, सब चमत्कारी लोग हैं। सवाल यही है कि क्या ये बीजेपी का बैंड बजाने पर लगे हुए हैं? क्या मोदी और शाह की बैंड बजाने पर लगे हैं, या जो बीजेपी की पूरी थियरी है जनसंख्या नियंत्रण की, क्या उसके बैंड बजाने पर लगे हैं क्या? या जानबूझकर ये कह रहे हैं, जानबूझकर मोहन भागवत उनको उंगली कर रहे हैं कि भैया तुमने नहीं किया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को लेके आओ सरकार में या मुखिया के तौर पर जो बाल बच्चे वाला आदमी हो। आपको देश में जनसंख्या बढ़ाने वाली प्रजा चाहिए, लेकिन राजा वो आपको, अब मैं क्या बताऊं, नाम नहीं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं हमको पता नहीं, बड़ी सबको पता होगा, अब मुझे नहीं कहना है वो नाम। आपको देश का राजा वैसा चाहिए, जनता समझदार है। लेकिन जनता जो आपको क्या चाहिए? जो 3 बच्चा पैदा करे। आप सोचिए, आप कैसी कुंठित मानसिकता है इन लोगों की, हिटलर शाही मानसिकता है। सर, अब मेरा आखिरी सवाल है, बाइडन ने अपने पुत्र हंटर का केस वापस लिया है, तो सर ये क्या संकेत होता है? क्या अडानी का भी केस वापस लिया जा सकता है? देखिए, अभी तक ये कहा जाता था कि वहाँ पर कोई भी केस अगर वापस लेना है तो वो केस राष्ट्रपति ले सकता है। अब स्वाभाविक है, जब बाइडन ने अपने पुत्र हंटर का केस वापस लिया, अलग अलग प्रकार गंभीर चार्जेस थे उनके ऊपर, लगभग 20-25 साल की उस पर सजा हो सकती थी। जब उन्होंने खुद ये कहा कि उस पर फॉल्स एलिगेशन थे, गलत एलिगेशन थे, फंसाया गया था, इसका मतलब कि उनको खुद की अपनी जो व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं था। उनको लगा कि जाते जाते कम से कम मैं एक ऐसा काम कर जाऊं कि मेरा बेटा तो मुझे याद रखे, भले वहाँ की जनता याद न रखे। लेकिन देखिए, कुल मिला के बात यह है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल उठता है नहीं है? अगर वो ऐसा कर सकते हो तो आपका अमेरिका की नीयत पर भी खराब होगा, मतलब आपके अमेरिका की नीयत उस पर भी सवाल खड़ा होता है। जो FBI या जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसने जो 2.5 साल जांच करने के बाद एक जांच एजेंसी के बाद एक पूरा अपना केस बनाया, 54 पन्ने का केस, उसके अंदर क्या क्या उनको मिला अडानी को लेकर, क्या नहीं मिला, क्या उनके पास एविडेंस है, वो पूरा उन्होंने तैयार किया। ठीक है, तैयार करने के बाद इनको नोटिस भेजी, उनको बताया कि ये 5 प्रकार के आपके ऊपर आरोप हैं, उसका आप जवाब दीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जांच नहीं हो रहा। भैया आप भी तो यहाँ जांच करिए, दोषी बनाइए, और बाद में बोले राष्ट्रपति छोड़ दें उनको, जेल में तो पकड़िए, वहां तो कम उसके बेटे को पकड़ा, सब कुछ किया। यहाँ तो नेता के बेटा पकड़ता नहीं और बोलता है। जब उस मुद्दे पे सर सदन ही नहीं चलने दिया जा रहा, तो फिर कैसे सर पकड़ेंगे सर? कुल मिला के यही मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये अदानी साहब देश हैं क्या? अदानी साहब राष्ट्र हैं क्या? अदानी साहब सुपर PM है क्या? अदानी साहब क्या है कि जो उसकी जांच नहीं हो रही? ठीक है, वो मुद्दा नहीं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हंटर का मुद्दा ये है कि भैया उसने गलत किया, ये किया वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। इससे जो है क्या बाइडन की छाप खराब नहीं हुई? वहां चर्चा हो रही है। हरीश साल्वे जैसे वकील जो मात्र पैसे वालों के वकील लड़ते हैं, कभी सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, वो वकील सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या
जिन नीतियों के साथ में ट्रंप शपथ लेंगे, क्या उसमें ये नीतियां शामिल हैं क्या कि हम अपने मित्रों को छुड़ा लेंगे या इंडस्ट्रीज को लाभ देंगे? तो हमें लगता है नहीं, क्योंकि देखो हंटर को आप छोड़ रहे हो तो वहाँ उनका वहाँ की प्रजा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ 22 करोड़ 10 लाख शेयर धारक हैं सर, इन्वेस्टर हैं। अगर आप ये केस लेते हो, क्योंकि ये चीटिंग जो है वहाँ के इन्वेस्टर के साथ चीटिंग है, आप समझिए, केस पूरा अलग है दोनों का। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसमें कोई रियायत देगा। हो सकता है कुछ आपको प्लस माइनस लाभ दे, हो सकता है कि आपकी 25 साल या 30 साल या 50 साल की सजा हो तो हो सकता है उसको कटा के 20 साल कर दे, अगर साबित होता है तो। अभी तक कुछ साबित हुआ नहीं, आरोप है, हम भी ये मानते हैं आरोप है और सभी लोग मानते हैं आरोप है, लेकिन खाली नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मानती है आरोप है, वो मानती है फॉल्स आरोप है। आप समझिए, हम मानते हैं आरोप है, लेकिन वो मानती है कि गलत आरोप है। हमारे देश को 5 ट्रिलियन से बढ़ने को रोकने के लिए ये आरोप है। अब अमेरिका, जो ट्रंप इनके दोस्त हैं, जो बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो हमारे देश के विकास को रोकना चाहते हैं इस माध्यम से। लेकिन सवाल यही, अगर किसी के मन में ये सवाल उठता है, तो मुझे अभी तक ये मालूम पड़ा है, मैंने वहाँ बहुत सारे गुजराती उनसे भी बात की, उन्हें कहा कोई रियायत मिलने की संभावना नहीं है। अमेरिकन बहुत श्रूद होते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं। ये अपवाद है, देखिए जाते जब उन्होंने अपने बेटे का ले लिया, ये अपवाद हो सकता है, इसके लिए उनको उनका नाम जो है वहाँ के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन यही गलती जो है वो ट्रंप नहीं करेंगे। भाई क्या रिलेटिव है, क्या रिलेशन है? उन्होंने क्या एक ट्वीट कर दिया खाली मोदी साहब ने कि मेरे दोस्त तुम जीत गए, और अदानी साहब ने किया कि हम वहाँ 10 बिलियन या 15 बिलियन का कुछ करेंगे और 15,000 लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या इससे ट्रंप मान जाएंगे और अपने 22 करोड़ या जितने भी इन्वेस्टर उनको चीटिंग करेंगे? हो सकता है कर भी लें, लेकिन फिर उनका नाम भी उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह बाइडेन का लिखा जाएगा। लेकिन ये सब संभावनाओं की बात है, क्या होगा क्या नहीं। जब देखो जनवरी में 20 को लेंगे, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा तुमने कहा, अदानी के नाम पे अभी तो सब कुछ ठप है। अपने मन से सब कुछ कराने के चक्कर में सरकार पड़ी। सरकार चाहती है विपक्ष बाहर चला जाए और अपने मन से सब कुछ पास करा लें। यही जो कहते थे ना कि अब की बार 400 के पार हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो इसी के माध्यम से सरकार जो संविधान बदले नहीं जा रही है, लेकिन उसका पालन ही नहीं किया जा रहा है। लिखा होता है कोई भी आप चर्चा करें, विपक्ष के साथ मिलकर बैठक करेंगे, ऐसा हमको कुछ करना ही नहीं है, हम चलने ही नहीं देंगे, हम बात ही नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, हम जवाब भी नहीं देंगे इस मुद्दे पर। तो ये संविधान बदलना नहीं हो तो क्या है, संविधान पर हथौड़ा नहीं हो तो क्या है, आप संविधान में लिखी बातों को मानेंगे नहीं हो तो क्या है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो यही चाहते हैं ना आप, संविधान बदल दिया जाए, या हम संविधान की बात की मानेंगे ही नहीं। अब जब तक आपको पता है, जब संविधान 1950 में लिखा गया था तो आरएसएस ने इसका विरोध किया था और कहा था कि भैया नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास तो मनुस्मृति है, उसमें से कुछ लिया नहीं गया है इसमें। लेकिन अब जब इन्होंने इसको हथिया लिया है संविधान को, मतलब सत्ता के माध्यम से, तब अब बोल रहे हैं कि अब संविधान में बदलेंगे नहीं, हालांकि मानेंगे भी नहीं। आपको पता है भारत का झंडा नहीं फहराया गया था बहुत सालों तक, भगवा, बोले हम भगवा चलाएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि वो वही मानसिकता है जो जर्मनी में किसी व्यक्ति की हुआ करती थी, समझिए आप। वही मानसिकता के साथ ये लोग हाँकना चाह रहे हैं देश को चलाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए जब ये बात करते हैं ना कि सामाजिक समरसता, देखिए इनके सामाजिक समरसता में और समानता में अंतर है, आप मान के चलिएगा। सामाजिक समरसता का मतलब क्या है कि जब आप शाखा में आते हैं तो ब्राह्मण के साथ दलित, दलित के साथ बनिया, बनिया के साथ ओबीसी एक साथ मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं तब अपने अपने कास्ट में आप डिवाइड हो जाते हैं। समानता में क्या है, हम अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो सब कुछ समान ही होंगे। कांग्रेस हमेशा मानती है समानता की भावना, ये सब मानते हैं समरसता की भावना। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि संसद चले, खुद भी नहीं चाहते हैं, आपको बता दूं। और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। भैया आप चर्चा करिए, आप बोल दीजिए भैया हम चर्चा करने के लिए तैयार, रूप से चलाने का जवाबदारी तो हमेशा बात रखिए। जो ट्रेजरी बेंच होती है, यानी जो सत्ता पक्ष होता है, वो बेंच की जवाबदारी है। विपक्ष तो हंगामा करेगा, वो अपनी बातों को लेकर आएगा। ये भी तो करते ही थे ना सर, जब ये विपक्ष में थे तो ये लोग भी वो करते ही थे। टेबल पे चढ़ के कागज फाड़े गए हैं, ये अपना समय लोग पैसा लेके वहां जाके जो कैश फॉर वोट में दिखाया गया था, ये सब हुआ है। ये अपना भी समय भूल जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू। इसमें देखो
नरेंद्र मोदी वो हर चीज कहेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करेंगे नहीं। इसका अनुभव तो अमीश देवगन से ज्यादा किसी को नहीं पता है। अमीश देवगन ने इंटरव्यू में पूछा था कि सर आपने तो माइनॉरिटी के खिलाफ में ऐसा बोला, बोले कब बोला, किसने बोला, कहाँ बोला मैंने? वो बेचारा चुप हो गया। सर चुनाव के समय भी खुद मोदी साहब ने बोल दिया था कि टेम्पो भर भर के अडानी पैसे दे रहे हैं, तो सर इनको मालूम कैसे चला? सर आपकी सरकार वो टेम्पा के पीछे उस टेम्पे के पीछे लिखा होता था मोदी शाह, ऐसे पता चलता है तो हमारा टेम्पा है, तो फिर ये हमारा टेम्पा कैसे जा रहा है? वो लगता है सर उस दिन चुनावी ज्यादा ही कुछ देखो ये वो सब वो कहते हैं जो खुद करते हैं, ये समझ लीजिए। मोदी और शाह की सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो खुद करते हैं वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं भैया ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ही करेंगे, आपको नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने सभी मुद्दों पे हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।